वल्लभ भवन अग्निकांड की जांच रिपोर्ट का ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। 3 महीने बाद भी सीएम सचिवालय नहीं पहुंची है रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लगाई है फटकार इसको लेकर और सीएम की नाराजगी के बाद आज फिर मंत्रालय में कमेटी की बैठक होने वाली है। आग लगने का सही कारण नहीं खोज पाए हैं कमेटी के अधिकारी। मैं आपको बता दूं, मार्च में आग लगी थी वल्लभ भवन में, अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि प्रदेश की इतनी बड़ी प्रशासनिक बिल्डिंग में आग लग जाना सवाल खड़े तो करता ही है। तो वहीं हाल ही में भी एक बार फिर से चौथी मंजिल पर आग लग गई है। एसी ब्लास्ट उसकी वजह बताई जा रही है। तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। वल्लभ भवन अग्निकांड की जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, तुरंत एक्शन में दिखी थी मोहन सरकार, लेकिन बावजूद उसके 3 महीने बीत जाने के बाद भी सीएम सचिवालय तक नहीं पहुंची है जांच रिपोर्ट और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर अब फटकार लगाई है। सीएम की नाराजगी के बाद आज फिर मंत्रालय में कमेटी की बैठक होने वाली है क्योंकि आग लगने का सही कारण नहीं खोज पाए हैं कमेटी के अधिकारी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का। विवेक, इतने बड़े स्तर पर आग लगी थी, इतनी बड़ी प्रशासनिक बिल्डिंग में, और तभी सख्ती से जांच के एहतियात बरतने के लिए निर्देश भी दे दिए थे, लेकिन बावजूद उसके लापरवाही देखी जा रही है और अब जो बैठक हो रही है उस पर क्या अपडेट्स है? देखिए अंजलि, बड़ी हैरत की बात है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक बिल्डिंग में आग लग जाती है और 15 दिन तक सीएम ने रिपोर्ट देने के लिए कहा था। 15 दिन तो कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन 3 महीने बीतने को आ रहे हैं, अब तक रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय तक नहीं पहुंची है। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब मंत्रालय में चौथी मंजिल में आग धधकी, एसी में ब्लास्ट हुआ, तो मोहन यादव मुख्यमंत्री उस वक्त जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो उन तक जानकारी पहुंची। तो आखिरकार भरी बैठक में उन्हें कहना पड़ा कि 3 महीने पहले मार्च में जब आग लगी थी तो उसके बाद वो रिपोर्ट कहाँ है कि आखिर मंत्रालय में अगर आग लगती है तो उसके बुझाने और आखिर क्यों आग लग रही है बार बार, इसकी रिपोर्ट कहाँ है? जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए फिर आग लगने की खबर आई वल्लभ भवन से, एसी ब्लास्ट जैसा कि आप बता रहे हैं वो वजह बताई गई। ऐसे में खबर ये है कि वायरिंग से ज्यादा ध्यान तो पेंटिंग साज सज्जा पर दिया जा रहा है, लेकिन सही वजह कमेटी खोज ही नहीं पा रही है। तो उस पर काम कैसे करेगी, सुधार कैसे होगा अगर वजह ही नहीं पता चल पाएगी तो? देखिए अंजलि, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ चुकी है और फॉरेंसिक की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सालों पुरानी वायरें हैं और वायरों में ज़्यादा लोड यानी कि क्षमता से अधिक वहाँ पे बिजली के उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और पिछले दिनों जब एसी में ब्लास्ट हुआ तो उसके पीछे का कारण भी यही था कि हाई वोल्टेज वहाँ पे बिजली पहुंची, जिसके कारण वहां पे एसी में ब्लास्ट हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री उसी समय मंत्रालय में बैठ के समीक्षा कर रहे थे और कई सारे अधिकारी उसी बिल्डिंग में थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है और उस पर यह बताया गया कि वायरिंग सालों पुरानी है और उसमें लोडिंग ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन अभी मंत्रालय में सिर्फ जो कैबिन खराब हुए हैं उनके रंग रोहन का कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि उन्हें रेनोवेट किया जा रहा है, जबकि सुधार का काम बिजली का होना चाहिए था, वहां पर रेनोवेशन किया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जांच रिपोर्ट नहीं है और जांच रिपोर्ट अब तक सरकार तक पहुंची नहीं है, मुख्यमंत्री तक। वहीं दूसरी तरफ जो पीडब्ल्यूडी का विंग है, पीडब्ल्यूडी की जो अधिकारी है, देरी है, लापरवाही अपने आप में सवाल खड़ी करती है। विवेक, आप बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि इस वक्त की अगली बड़ी खबर भी मिल रही है। मध्य प्रदेश में पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का आगाज करेंगे। एमपी ये प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है और इस योजना के जरिए पर्यटन से जुड़े 8 शहरों में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो को कनेक्ट किया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी एक नई पहल, नया कदम बताया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाएंगे, इस सेवा का आगाज करेंगे और एमपी ये प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। इसके साथ ही विवेक का मैं रुख करूंगी। विवेक, अजब गजब एमपी है, अजब गजब तरीका है पर्यटन को बूस्ट करने का। इस श्री पर्यटन वायु सेवा की खास बातें क्या रहने वाली हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश में ये पहली बार नहीं हो रहा है। हालांकि कई छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया, लेकिन अब मोहन सरकार एक अलग प्रयोग कर रही है। अलग प्रयोग ऐसा है कि तमाम सारे जो पर्यटन स्थल हैं उनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यटन बढ़े और पर्यटकों की संख्या बढ़े और साथ साथ पर्यटकों को सुविधा मिल सके। इसमें तमाम सारे उज्जैन है, रीवा है, जबलपुर है, ये तमाम सारे जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बना, लंबे समय के बाद करीब 5 करोड़ से अधिक पर्यटक मध्य प्रदेश में घूमने के लिए आए और अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे, वैकेशन यहाँ पे अपना स्पेंड किया। तो ऐसे में सरकार की ये मंशा है कि इस कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और ख़ास तौर पे छोटे जिलों से कनेक्टिविटी को जोड़ा जाए। और यही वजह है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री आज पीएम श्री पर्यटन सेवा का शुभारंभ करेंगे और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इसका बेहतर परिणाम मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई बार शुरुआत की गई कि बड़े शहरों को जोड़ा जाए एयर कनेक्टिविटी से, लेकिन ये पर्यटन के क्षेत्र में सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सफल होगा और सरकार इसके लिए शुरुआती तौर पर 1 महीने तक सब्सिडी भी देगी। पर्यटन के क्षेत्र में ये बड़ा कदम उठा रही है सरकार और आने वाले दिनों में इससे बेहतर परिणाम मिलने की भी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर मिल रही है बिजली विभाग से। एमपी में अब बिजली बिल सुधरवाने के लिए उपभोक्ताओं को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के मुताबिक बिजली बिल में हुई त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही बिजली बिल मीटर लगाने के नियमों को भी आसान किए जाने के निर्देश उन्होंने अफसरों को दे दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने मेंटेनेंस प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश दिए हैं और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने साफ साफ कहा है कि मेंटेनेंस टीम को बढ़ाया जाए जिससे ट्रिपिंग में कमी आए। उन्होंने बिजली विभाग को नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये अहम निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि बिजली बिल सुधर सके और उपभोक्ताओं को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो वहीं शपथ लेने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे का भव्य स्वागत किया गया। इस बीच विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे ने कहा कि ये जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है। वहीं उन्होंने जबलपुर में चल रहे विकास कार्यों को नए आयाम तक ले जाने की बात भी कही है। क्या कुछ रही है ये बातचीत, सुनवाते हैं आपको। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जबलपुर पहुंचे हैं नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे जी, जिनके स्वागत के लिए पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता उमड़ पड़े हैं। इस समय मैं उनके साथ ही मौजूद हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। 20 सालों के बाद एक नया चेहरा, एक नया सिस्टम जबलपुर को मिला है। क्या कहेंगे इस बारे में और कैसा रहा शपथ ग्रहण? देखिए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जबलपुर के मतदाताओं का, दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। नए सांसद से क्या मिलने वाला है जबलपुर की जनता को जल्दी? देखिए, सांसद अकेला कुछ नहीं, संसदीय क्षेत्र का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सांसद है और हम सब मिलकर जबलपुर के विकास की नई गाथा लिखेंगे। कुछ नया विस्तार से बात करने के लिए तो ये थे सांसद आशीष दुबे, जो आप कह रहे हैं कि जबलपुर के विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। कैमरा रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार। तो वहीं अगली बड़ी खबर मिल रही है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा में उपचुनाव कल से भरे जाएंगे नामांकन पत्र। 21 जून तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और 24 जून को होंगी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी। 26 जून नाम वापसी की आखिरी तारीख है। तो वहीं 10 जुलाई को मतदान होना है, जहां मतगणना होगी 13 जुलाई को। 10 जून से ही अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि अमरवाड़ा वो सीट है जहां पर दल बदल के चलते अब उपचुनाव की स्थिति आ गई है। अमरवाड़ा से विधायक जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर अब हाथ थाम लिया भारतीय जनता पार्टी का और उसके चलते उपचुनाव की स्थिति वहां पर बन गई है। नामांकन पत्र 21 जून तक भरे जाएंगे और आखिरी तारीख वही है, 24 जून को होगी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी। तो वहीं 26 जून नाम वापसी की आखिरी तारीख है और 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो वहीं आचार संहिता वहां पर लागू कर दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी मुकेश तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे साथ।
साथ मुकेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है जो अमरवाड़ा में उपचुनाव होने वाले हैं उससे जुड़ी हुई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया कर ली गई है और 10 जुलाई को मतदान होंगे। 21 जून जो 2024 को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा, 24 जून को स्क्रूटनी की जाएगी और 26 जून को नाम वापसी का दिन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि यहाँ के राजा कमलेश शाह जो विधायक थे कांग्रेस के 3 बार के, उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था और उनकी सीट खाली हुई थी। तो सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में जिले में उपचुनाव किया जा रहा है। कलेक्टर चिलेंग सिंह ने जो 10 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 10 जुलाई को मतदान होंगे और 14 जुलाई को मतगणना की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि 10 जून से वहाँ जिले की एक अमरवाड़ा में आचार संहिता लागू की गई है। जी, ग्वालियर में शिखर कोचिंग के संचालक और टीचर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। स्टूडेंट नीलेश जादौन के सुसाइड मामले के केस में ये दर्ज हुई है एफआईआर। नीलेश ने टीचर से प्रताड़ित होकर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी थी। जांच के बाद जीआरपी थाना पुलिस ने दर्ज किया है ये पूरा मामला। तो ग्वालियर में शिखर कोचिंग के संचालक और टीचर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल स्टूडेंट नीलेश जादौन के सुसाइड मामले केस में ये एफआईआर दर्ज की गई है और मैं आपको बता दूं कि नीलेश ने टीचर से प्रताड़ित होकर ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया था, जहां अब जांच के बाद जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है संचालक के खिलाफ और टीचर के खिलाफ भी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनिल गौर ग्वालियर से। अनिल, क्या कुछ ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये छात्र नीलेश जादौन था और उसके सुसाइड के मामले में शिखर कोचिंग के जो संचालक हैं और टीचर हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। नीलेश ने टीचरों से प्रताड़ित होकर 10 अगस्त 2023 को ट्रेन से कटकर आत्महत्या की थी और उसके बाद जीआरपी थाना पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया था और उसके बाद इस पूरे मामले में जो शिखर कोचिंग के संचालक हैं कमलेश बुद्धि, इसके अलावा टीचर दिलीप शर्मा और नरेंद्र कुमार के खिलाफ आत्महत्या का दर्ज किया गया है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव जीतने के बाद एमपी में राज्यसभा सीट खाली हो गई है और इस राज्यसभा सीट पर बीजेपी किसे राज्यसभा भेजेगी और किस पर दांव लगाएगी, ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से अब प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव हो गया है। कहीं विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं, तो कहीं राज्यसभा सीटों पर भी निर्वाचन होगा। बीजेपी समेत कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। ऐसे में एक सीट काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से खाली हो गई है। अब इस रिक्त सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कौन लेगा। अभी तो खाली होना शेष है। दूसरा, भाजपा सही समय पर सही निर्णय लेती है। एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है जो सामूहिक नेतृत्व से किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिलना है ये तय करता है। ऐसे में जब इस सीट का भी विषय आएगा तो सामूहिक नेतृत्व उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा में सदस्य संख्या के हिसाब से देखा जाए तो खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर भाजपा के खाते में जाना तय मानी जा रही है। भाजपा इस सीट से किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा भेजने का मन बना रही है। इससे पहले फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खेला था। इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के किसी सामान्य वर्ग के नेता को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे में इस बार संभावना जताई जा रही है कि ठाकुर या ब्राह्मण कोटे से यह पदभार कौन संभालेगा। हालांकि गुना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक सभा में पूर्व सांसद केपी यादव को दिल्ली ले जाने का संकेत दे चुके हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा यादव को राज्यसभा का टिकट दे सकती है। ऐसे में सबसे पहली दावेदारी केपी के नाम की है, लेकिन देखिए कि केपी यादव के नाम पर कांग्रेस किस तरह से चुटकी ले रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया,
और शिवराज सिंह चौहान के लिए विदिशा से सीट छोड़ने वाले पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम सबसे ऊपर है। अगर सामान्य कार्ड नहीं चला तो पूर्व सांसद केपी यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे राज्यसभा भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं भोपाल में स्कूल चलो अभियान के तहत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 18 जून से 20 जून तक आयोजित होगा, जिसके लिए जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सांसद विधायकों के साथ साथ अधिकारियों को भी स्कूल में विद्यार्थियों से मुलाकात करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अभिभावकों, पूर्व छात्र और सेलिब्रिटीज को भी स्कूल में आमंत्रित करने को कहा गया है। तो ये एक अनोखी पहल के तौर पर भी देखा जा सकता है। भोपाल में स्कूल चलो अभियान मनाया जाएगा और प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 18 जून से 20 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं नर्मदापुरम में परिवहन अधिकारी निशा चौहान व यातायात डीएसपी संतोष मिश्रा ने बुधवार को तेज रफ्तार से गाड़ियां भगाने वाले नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने का अभियान चलाया। नर्मदा कॉलेज के सामने रोको टोको अभियान चलाकर 18 साल से कम उम्र के वाहन चलाने वाले लड़के लड़कियों को पकड़ा गया। साथ ही उन बच्चों के परिजनों को कॉल करके मौके पर बुलाया और कुछ को फोन पर भी समझाइश दी है कि बालिग होने तक गाड़ियां चलाते मिले तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा पकड़ाए बच्चों के परिजनों से 2000 रुपए प्रति वाहन जुर्माना भी वसूला गया है। गाड़ी आपकी बिटिया की जब्त हो गई है। डीएसपी ट्रैफिक से आप बात कर लीजिएगा। इसमें बिटिया पे भी जुर्माना लगेगा और आप पर भी लगेगा, ठीक है? तभी नहीं हम कुछ नहीं देख पाएंगे। देखिए लगातार नाबालिग बच्चे जो है एक्सीडेंट कर रहे हैं। नहीं आगे से की बात ही नहीं है सर, आगे से की बात ही नहीं है। मैं आप जैसे मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोगों से तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तो गाड़ी नहीं देंगे बच्चों को। ये पहली बार नहीं लाई होगी बच्ची, यदि गाड़ी चला रही है यानी आपने सिखवाई है गाड़ी। तो वहीं अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर में पुलिस ने मिड जर्नी होटल में छापामार कार्रवाई की। होटल में उज़्बेकिस्तान की एक युवती मिली जो 3 जून से ठहरी हुई थी। वहीं पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ जानकारी छिपाने को लेकर केस दर्ज किया है, क्योंकि विदेशी नागरिक के होटल में रुकने की जानकारी पुलिस को देना जरूरी है, लेकिन होटल संचालक ने जानकारी नहीं दी थी, ये बात छुपाई गई थी। उसी को देखते हुए एक्शन लिया गया है होटल संचालक पर। जबलपुर से ये पूरा मामला मिल रहा है। जबलपुर में पुलिस ने मिड जर्नी होटल में छापामार कार्रवाई की और होटल में उज़्बेकिस्तान की एक युवती मिली जो 3 जून से ठहरी हुई थी, लेकिन उसकी कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। उज़्बेकिस्तान की 34 वर्षीय युवती है। वह यहाँ विगत 7-8 दिनों से 3 तारीख से रह रही थी और इस संबंध में प्रॉपर जो जानकारी सूचना होटल संचालक के द्वारा दी जानी थी वो नहीं दी गई थी। लिहाजा उस युवती के बारे में भी तस्दीक की जा रही है कि ये क्यों यहाँ आई थी और क्या उद्देश्य था यहाँ रुकने का। साथ ही होटल संचालक और इस संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई वो संस्थापित की जाएगी। तो एक खबर पन्ना से। मध्य प्रदेश के पन्ना स्थित श्री जुगल किशोर मंदिर में एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जहां संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हो रहा है। इस कथा का आयोजन भगवान श्री जुगल किशोर मंदिर में हो रहा है, जो पन्ना की एक प्रमुख धार्मिक स्थली है। हालांकि इस अनुष्ठान का मुख्य आकर्षण 14 वर्षीय बाल व्यास पार्थ वीर शुक्ला है, जिन्होंने अपने अल्पायु में ही धार्मिक ज्ञान और वाचन शैली से सभी को चमत्कृत कर दिया है। पार्थ वीर शुक्ला जो केवल 14 वर्ष के हैं, उन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति से उपस्थित जनसमूह का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अपने प्रवचनों में भागवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों के महत्वपूर्ण अंशों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी वाणी में इतना आकर्षण और स्पष्टता है कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं। सनातन धर्म में कई प्रकार के ग्रंथ हैं, जिनमें से सबसे उत्तम पुराणों को माना जाता है और पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत है। इसमें जीव के कल्याण की सच्ची वस्तु लिखी गई है। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सनातन धर्म का मूल है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत सुनने से व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि व्यक्ति समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो समाज के लिए लाभकारक हो।